देखें, फर्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 2.1। प्रॉब्लम है 2.1। इसमें वो कहता है सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक्स वाई एक्सिस का सिस्टम। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर हैज इट्स टेल एट पॉइंट P एंड इट्स टिप एट पॉइंट Q। डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जरा डिस्टेंस तो फाइंड करके दिखाएं। तो देखें ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक हमारे पास। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक हो गया? कहता है सपोज दैट इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर हैज इट्स टेल एट पॉइंट P -2, 3। तो इस जगह पे कहीं उस वेक्टर की टेल होगी -2, -3 पे। तो ये है वो पॉइंट P जिस पे वेक्टर की टेल होगी। ठीक है, -2, -3 दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है तो ज़रा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। सॉरी, गलत ड्रॉ कर दिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। -2, -3 दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये है पॉइंट P। जबकि इस वेक्टर की जो टिप है कहता है वो है एट पॉइंट Q। ये इसकी टिप है एट पॉइंट Q 3, 9। ये ऑलमोस्ट इधर 3, 9 दोनों पॉजिटिव है तो ज़ाहिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक हो गया? अब वो वेक्टर होगा क्या? वो वेक्टर फिर ये वाला बनेगा लाइक दिस, ऐसे। और इस वेक्टर को नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। ऐसे करते हैं, हम नाम दे देते हैं इसको वेक्टर R का नाम दे देते हैं। चलें, ये वेक्टर R का नाम दे दिया। उसका सवाल ये है डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जरा डिस्टेंस तो कैलकुलेट करके दिखाएं। पॉइंट P और पॉइंट Q के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाएं। अब पॉइंट P और Q के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक तो डिस्टेंस फार्मूला है जो आपने 9th क्लास की मैथ में सीखा हुआ है, वो यहाँ पे मैं यूज तो नहीं करूंगा, अलबत्ता मैं लिख देता हूँ आपके सामने। तो अगर दो पॉइंट से, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x1 y1 और दूसरा पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट से x2 y2, तो अब अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना होता था तो क्या होता था? कैसे फाइंड करते थे? लिखते थे हम x2 -x1 का स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद हम लिखते थे y2 -y1 का स्क्वायर। ये था डिस्टेंस फार्मूला। ये अब याद है आपको? कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वेक्टर्स का, तो इसका डिस्टेंस हम वेक्टोरियली फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर के मेथड से फाइंड करेंगे। अब वेक्टर के मेथड से कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पूरा वेक्टर बनेगा ना पी क्यू वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वही पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस होगा। तो इस वेक्टर पी क्यू का हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, जिसे वेक्टर आर नाम दे चुका हूं मैं। तो इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। लेकिन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के पोजीशन वेक्टर्स हम लिख लेते हैं। तो देखें जरा, पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बनेगा? ये पॉइंट पी का मैं पोजीशन वेक्टर लिख देता हूं आपके सामने, लाइक ये ड्रा कर दिया पॉइंट पी का मैंने पोजीशन वेक्टर, जिसको मैं नाम दे देता हूं R1 का। ठीक हो गया? जबकि ये दूसरा जो है ये पॉइंट क्यू, सॉरी वो पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर है, और ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है जिसे मैंने नाम दे दिया R2 का। आगे समझ बात की? अब अगर यहां से हेड टू टेल रूल में अप्लाई करता हूं, यहां पे अगर इस, ये जो आपके सामने ये जो एक अरेंजमेंट ड्रॉ हुई है, इस पे हेड टू टेल रूल अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करने से ये क्या बनेगा? ये बनेगा R2 वेक्टर प्लस कैपिटल R वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर। और यहां से कैपिटल R यानी वेक्टर R जो है जिसका मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड करना है, उसे अगर मैं सेपरेट करूं तो बनेगा कैपिटल R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक हो गया? अब यहां से R1 माइनस R2 वेक्टर फाइंड कर लें। तो देखें, पहले तो देखें R1 वेक्टर बनेगा क्या? ये R1 वेक्टर है आपके सामने। तो R1 वेक्टर फिर डेफिनेटली ये बनता है पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट Q का। क्या बनेगा? आप लोग मुझे लिखवाएं, चलें देखो ना कितना याद है आपको। R1 3 i पोजीशन वेक्टर, कैप बिल्कुल ठीक है, 3i कैप। 3 i कैप आगे, प्लस 9 j कैप बिल्कुल ठीक है, गुड। अब R2 वेक्टर भी लिखवाएं, ये पॉइंट P का, -2 i कैप बिल्कुल ठीक, -3 j कैप। गुड। ये वेक्टर R1 और R2 मैंने लिख दिए। अब यहां से R1 माइनस R2 मैंने लिखना है, तो इसी को देख देख लें। R1 माइनस R2 बनेगा 3i माइनस इंटू -2i, तो ओवरऑल बनेगा 5i। ठीक हो गया?
अब ऐसे ही 9j माइनस इंटू माइनस 3j तो बनेगा प्लस 12j। ये तो हमारे पास आ गया वेक्टर कैपिटल आर, ये वाला वेक्टर जो है पूरे का पूरा कैपिटल आर वेक्टर, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस चाहिए था, और ये डिस्टेंस जो है इस कैपिटल आर का मैग्नीट्यूड होगा। तो लें जी कैपिटल आर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। फाइंड करने का तरीका क्या है, आई और जे के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट, और ये क्या बनेगा 144 प्लस ओवरऑल बनेगा 169 जो कि आ जाएगा 13। तो इसका मतलब है पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 13 यूनिट्स। क्लियर, एनी प्रॉब्लम जी, कोई मसला, ये बता दें। क्लियर है सर। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 2.2 की तरफ। देखते हैं जी स्टेटमेंट क्या है 2.2 की। स्टेटमेंट है 2.2 की, कहते हैं अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सेलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक कमरा है, कमरे के एक स्पेसिफिक कॉर्नर को हमने ओरिजिन सपोज कर लिया है। तो पहले तो एक रूम आपके सामने मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखें। सो दिस इज अ रूम। अब रूम के किसी एक कॉर्नर को आप ओरिजिन सपोज कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, जिस कॉर्नर को दिल चाहते हो ओरिजिन सपोज करें। मैं ऐसे करता हूं, इस वाले कॉर्नर को ओरिजिन सपोज कर लेता हूं। सो दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहे हैं। कहता है कि a certain corner of a room is selected as origin of the rectangular coordinate system if an insect is crawling on the adjacent wall at the point having coordinates 2 1 where the units are in meter। कहते हैं एक इंसेक्ट है, वो एक ऐसे पॉइंट पे क्रॉल कर रहा है, रींग रहा है, कि जिसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 2 1, दीवार के ऊपर रींग रहे। तो ये सारी दीवारें आपके सामने है बिल्कुल, तो कोई भी एक पॉइंट कह लें। मैं कह देता हूं सपोज करें ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो इंसेक्ट सब क्रॉल कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 1, आई थिंक यस 2 1 2 1, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब सवाल उसका क्या है, कहता है जरा ये तो बताएं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। कहते हैं इंसेक्ट का ये जो रूम के इस रूम का जो कॉर्नर जिसको आपने ओरिजिन सपोज किया हुआ है, उस कॉर्नर से इंसेक्ट का डिस्टेंस क्या बनता है ये फाइंड करके दिखाएं। तो कितना आसान है, देखें। हमने क्या करना है, सिंपली ये जो पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर बन रहा है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर को आप कुछ भी नाम दे दें, आर का नाम दे दें बेशक। अब इस आर का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लेना है। जो आर का मैग्नीट्यूड होगा डेफिनेटली वही उसका डिस्टेंस होगा इंसेक्ट का ओरिजिन से, ठीक हो गया। तो देखें जी आर वेक्टर क्या बनेगा, आर वेक्टर बनेगा 2i प्लस j, और अब मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा इसका, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर जो कि ओवरऑल बनेगा √5, एंड दैट्स ऑल। और मीटर्स में उसने कहा हुआ था तो ये आगे लिख दिया मीटर्स, ठीक हो गया जी, कोई मसला इसमें? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखें फिर 2.3। स्टेटमेंट दोबारा समझा दें इसकी। मुझे नहीं समझ आई, क्या पूछे? सर इसकी जो स्टेटमेंट है वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें। स्टेटमेंट इसकी थी अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम इज सेलेक्टेड एज ओरिजिन। ये एक रूम है, तो रूम के एक कॉर्नर को ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया गया, तो मैंने इस वाले कॉर्नर को ओरिजिन सेलेक्ट कर लिया। उसका आगे वो कहता है कि इफ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन द एडजेसेंट वॉल। कहता है एक साथ वाली दीवार पे एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, तो मैंने कह दिया ये पॉइंट पी है जिस पे वो इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में उसने बता दिए 2 1, सो ये मैंने लिख दिए 2 1। कहता है वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर। कि इंसेक्ट का ये जो डिस्टेंस बनेगा इस कॉर्नर से, इस रूम के इस वाले कॉर्नर से इंसेक्ट का ये जो डिस्टेंस बनेगा, ये डिस्टेंस फाइंड करके दिखाएं। तो अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, हमने इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और इस पोजीशन वेक्टर को आर का नाम दे दिया, और ये पोजीशन वेक्टर मैंने लिख दिया 2i प्लस j इन्हीं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की मदद से, ठीक है। सो ये पोजीशन वेक्टर लिख दिया। अब जो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही इसका डिस्टेंस होगा। हो गया क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट है 2.3, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर
व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द वेक्टर ए, ये मेरा ख्याल है कहना चाह रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, यस सर, ये लिखा हुआ है। यही है, बस मेरे पास ये स्टेटमेंट गलत लिखी है फिर। 2.3 वेक्टर ए क्या है, ये है वेक्टर ए। वेक्टर ए जो है वो है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j, कहता है ये वेक्टर है ए, आपने इस ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। कितना आसान है देखें, हमें तो पता है कि यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं ए का, ये तो टॉपिक में बाकायदा फार्मूला लिखा हुआ था कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, तो अब जरा देखें, ऊपर लिखना है वेक्टर ए जो कि है 4i प्लस 3j, सो ये मैंने लिखा 4i प्लस 3j, ओरिजिनल वेक्टर लिखा, नीचे ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए का मैग्नीट्यूड जो कि बनता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। और अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 इनसाइड द स्क्वायर रूट 5। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा, फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। जी तहरीन समझ आ रही है आपको? तहरीम जी सर। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर, ये आ रही है सर। अच्छा सही है, चलें स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। हाँ जी, कर दूं साफ, हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट है जी 2.4। 2.4 में कहता है टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 r2, कहते हैं दो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बता दिए। 2.4 दो पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर्स बता दिए गए हैं। तो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में होते हैं और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन होते हैं। सो ये आपके सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ पोजीशन वेक्टर्स बताए गए हैं, तो देखें जरा, एक पोजीशन वेक्टर है ये 3i प्लस 7j, मतलब कि इस तरह से बनेगा, ये है पोजीशन वेक्टर r1 जो कि हमें बताया किस पॉइंट का है, इस वाले पॉइंट का है। और ये पोजीशन वेक्टर है क्या, पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस 7j, 3i प्लस 7j, जबकि दूसरा r2 पोजीशन वेक्टर है -2i प्लस 7j, -2i प्लस 7j। तो ये होगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस, 2i r2 पोजीशन वेक्टर एंड दैट इज -2i प्लस 3j, सॉरी 7j नहीं 3j, थोड़ा सा गलत ही ड्रॉ कर दिया मैंने, लेकिन चलें जाने थे, हमने कैलकुलेशन ही करनी है और हमने करना क्या है। उसका सवाल ये है फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r2 माइनस r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन। कहता है जो वेक्टर r2 माइनस r1 बनेगा, वेक्टर r2 माइनस r1 जो बनेगा, आपने इसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और आपने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो देखें जी, r2 माइनस r1 पोजिशन वेक्टर बनता क्या है, r2 माइनस r1, तो r2 माइनस r1 फिर ये बनेगा ऐसे, ठीक है, ये है वो पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1 और यही हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ जो फाइंड करना है ताकि समझना आसान हो। r2 माइनस r1 ये वाला पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना है और इसको मैं नाम दे देता हूँ r का। ठीक हो गया जी। तो अब इसका मतलब है ये ब्लू कलर का जो वेक्टर बना है आपके सामने, दिस इज कैपिटल R वेक्टर दैट इज टू बी फाउंड। अच्छा, अब जरा हेड टू टेल रूल अप्लाई करें।
तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करने से बिल्कुल क्लियर है, ये बनेगा R1 प्लस कैपिटल R एंड दैट इज इक्वल टू R2। और अगले स्टेप में इस R को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1। और अब यहाँ पे इसको फाइंड भी कर लेते हैं, तो देखें R2 माइनस R1 क्या बनेगा, -2i माइनस 3i बनेगा -5i। इसी तरह 3j माइनस 7j बनेगा -4j। ये आ गया हमारे पास R वेक्टर। लेकिन हमें इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं इस R वेक्टर का। तो इसका मैग्नीट्यूड वो बनेगा -5 का स्क्वायर प्लस के साइन के बाद -4 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट एंड दैट विल बी 25 प्लस 16। व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स √41। ये मैग्नीट्यूड आ गया। और अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, -4 बाय -5। ठीक है। और अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, अगले स्टेप में आप इसको ऐसे लिखें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/5। और फिर tan इनवर्स ऑफ 4/5 अब कैलकुलेटर से फाइंड करें। tan इनवर्स ऑफ 4/5 देखें जरा क्या आता है। tan इनवर्स ऑफ 4/5 ये बनता है 38.65। ऐसे करें, इसको राउंड ऑफ करके 39 ही कर लेते हैं हम। ठीक है, राउंड ऑफ करके ये बनेगा 39 डिग्री। लेकिन ये आंसर नहीं है अभी। आंसर पता है क्या होगा, रिक्वायर्ड एंगल वो ये होगा। आप जरा देखिएगा, रिक्वायर्ड एंगल ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू, उसे मैं फाई का नाम दूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 180 प्लस 39 एंड इट बिकम्स, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 219 बनता है मेरा ख्याल है जी। यही आंसर है। हाँ जी, सर यहाँ से वापस समझा दे, नहीं समझ वो तो मैं समझा देता हूँ। आंसर पहले मुझे बताएं, यही है बुक में? यस सर यही है। अच्छा, वजह तो ज़ाहिर है मैंने बतानी ही है ना, वो ऐसा तो नहीं मैं छोड़ूंगा। अच्छा, मैं इसकी रीजन बता देता हूँ कि ऐसा क्यों किया गया। यहाँ पे क्यों नहीं ब्रेक लगा दी गई, यहाँ इसलिए ब्रेक नहीं लगाई गई कि देखें y कोऑर्डिनेट -4 है, x कोऑर्डिनेट -5 है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं। तो जब दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं तो मुझे बताएं ये क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा जी? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा तो 39 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करता। थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, देखें जरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तमाम क्वाड्रेंट्स की डिटेल्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो एंगल आता है थीटा, वही फाई, थीटा फाई इक्वल होते हैं। फाई हमारा रिक्वायर्ड एंगल है और थीटा जो है जो हम यहां से फाइंड करेंगे ये वो है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसको एज इट इज लिख देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी थीटा एंगल आएगा, जो भी थीटा एंगल आएगा उस थीटा एंगल को आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो आपको आपका रिक्वायर्ड एंगल फाई मिला करेगा। इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा जो थीटा एंगल यहां से आएगा उसको आपने 180 में ऐड करना होगा, तो आपको आपका रिक्वायर्ड फाई एंगल मिलेगा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने क्या करना है, 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है उस थीटा एंगल को, तो आपको आपका रिक्वायर्ड फाई एंगल मिलेगा। ये डिटेल्स आपको मैंने बता दी। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा था ना, ये डिटेल्स हमें यही बता रही थी इसकी। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा था तो आपने 39 को 180 में ऐड किया तो आपको आपका रिक्वायर्ड एंगल मिल गया। क्लियर? यस यस सर। चलें, अच्छा फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट। जी तहरीम समझ आई आपको? सर नहीं समझ आई। तो पूछ क्यों नहीं रही जब समझ नहीं आई तो? सर मुझे नहीं पता नहीं। आपने तो सर सवाल, आपको टाइम ऐसे बताया। मैंने टाइम क्या क्या हुआ है? सर आपको टाइम बताया होगा, मुझे पूरा सवाल नहीं समझ आया। मैं मतलब बाद में वीडियो देख लूंगी। तहरीम जो चीज समझ नहीं आती पूछ लिया करें। अभी अब मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं दोबारा लिंक सेंड करूं, ज्वाइन करें दोबारा।